हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? आगे हम थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 5 में, जिसमें हम जितने भी क्वेश्चन अपने क्लास में कराए थे हमारे सर ने, उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस टाइप का क्वेश्चन है, एग्जैक्टली नहीं है। तो नॉर्मली तीन तीन रिलेशन मैंने कल लास्ट में बताया था, कौन कौन सा ये आप याद कर लीजिएगा। एडियाबैटिक के लिए पीवी इज टू गामा कॉन्स्टेंट, पीवी का एक, दूसरा टीवी का, टीवी गामा -1 हो जाएगा, और टीपी का, टीपी इसका उल्टा मतलब 1 माइनस गामा अपॉन गामा। इसका एक दूसरा रिलेशन बताया था कि इसको भी याद रखिएगा। देखो सिंपली क्या है, इसको स्प्लिट कर दो और कुछ नहीं है। ऐसे ये इस पे आ जाएगा, एक गामा टी पे आ जाएगा, इसको यहाँ पर लेके जाएंगे तो, और दूसरा वाला एज इट इज़ रहेगा P1 माइनस गामा। ये रिलेशन हमारे यूज़ होंगे अगले आगे वाले क्वेश्चंस में। तो अब पहला क्वेश्चन क्या है, एक पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है जिसमें प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है अगर मैं वॉल्यूम को इस साइड लाऊं तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा। तो इसको हम कंपेयर करेंगे प्रोसेस से कंपेयर करेंगे। तो ये मतलब अगर गामा होता तो पॉलीट्रॉपिक होता, गामा नहीं है तो एक्स मानेंगे, पी के पावर एक्स के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। अब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, सर ने बहुत अच्छे से याद करवाया था। क्या होती है, मोलर स्पेसिफिक हीट CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होती है। एक्स वो है जो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में वैल्यू आएगी एक्स की। अब CV होती है हमारी FR/2, FR/2 ही होती है ना, प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स। इसका दूसरा एक फॉर्मूला भी होता है, कौन सा, R अपॉन गामा -1। तो इसका एक थर्ड फार्मूला भी बन सकता है जो होगा R बाई गामा -1 प्लस R बाई 1 माइनस एक्स। तो इसको याद कैसे रखेंगे, सिंपल याद रखना है, एक एक को पास में रखना है और जो अक्षर वाले हैं, वर्ड्स हैं, उनको दूर रखना है। ऐसे मैंने इसको खुद याद किया है, तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो अब हम निकालते हैं अपना आंसर क्वेश्चन का आंसर क्या है, FR/2 मोनोएटॉमिक गैस है। मोनोएटॉमिक गैस का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है F, वो 3 होता है, इसीलिए 3R/2 प्लस R अपॉन यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई है, -2, तो यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 3R/2 प्लस R/3 आ जाएगा। और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू जो है वो लगभग आ जाएगी 11/6R, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 11/6R। हमारा पहला आंसर आ गया। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, बता दिया है एडियाबैटिक प्रोसेस है, और जिसमें प्रेशर जो है वो प्रेशर फाउंड टू बी प्रोपोर्शनल ऑफ क्यूब रूट ऑफ टेम्परेचर, ये इसके प्रोपोर्शनल है। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली इसको इस साइड लेके आएंगे, क्योंकि हमको पीवी का रिलेशन नहीं पता, हमको पीवी का रिलेशन नहीं पता, लेकिन हमको टीपी का पता है, टीपी का रिलेशन यूज़ करेंगे इसमें। तो हम इसके फॉर्म में रिलेशन लिखेंगे। अब हमको मैंने 3 फॉर्मूले याद कराए थे, आप ये तीनों रट लीजिएगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ, फ़ायदे में रहेंगे। 1 माइनस गामा मैंने भी रटा है, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट ही हूँ, कोई टीचर नहीं हूँ जो मुझे याद होगा। मैंने तीनों याद किए हैं, तीनों पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अब ये कांस्टेंट है, अब मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट करूँगा इसमें, तो ये हो जाएगा टी का पावर गामा और ये 1 माइनस गामा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, पी को इसी साइड रखेंगे, पी को इसी साइड रखा और इसको उस साइड भेज दिया, इसको उस साइड भेज दिया, मतलब टी का पावर जो गामा था इस साइड गया, तो ये हो गया -टी नहीं, मतलब माइनस गामा। अब क्या करेंगे, अब पी की पावर को उस साइड भेजेंगे, कैसे भेजेंगे, इज इक्वल टू टी, टी है माइनस गामा, अब ये इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा मतलब साइन उल्टा हो जाएगी। पहले एक बार एज इट इज भेजेंगे, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। देखो ये इस साइड जाएगा तो ये 1 माइनस गामा है। अब जब हम इसको रीअरेंज करेंगे तो कुछ ये इस टाइप से हो जाएगा, सिर्फ गामा और ये उल्टा हो जाएगा, मतलब गामा -1। ये टी है, जो टी है इसके ये पावर। तो अब देखो पी जो है वो इसके प्रोपोर्शनल है और टी का पावर 3 है, तो हम लोग सीधा जो 3 पावर है उसको कर देंगे गामा बाई गामा -1। तो यहाँ से जो हमारी गामा की वैल्यू सॉल्व करके आएगी वो आएगी 3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे। तो हमारा 3/2 किस में आंसर है, 3/2 इसमें है। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके तो सॉल्व कर ही सकते हैं। मेन मेरा इसमें मोटिव क्या था, टीपी को कन्वर्ट करना पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी के फॉर्म में, बस। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, अगर CP/CV स्पेसिफिक हीट है तो हमको रिलेशन बताना है। देखो नॉर्मली जो CP/CV होता है वो मोलर स्पेसिफिक हीट होता है, लेकिन यहाँ पर ये बोल दिया कि ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर नहीं है। तो क्या, तो जो CP है, जो CP होता है वो क्या होता है, CP इज इक्वल टू MS होता है, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, ये मोलर हीट कैपेसिटी होती है, और ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है। तो यहाँ पर मोलर मास का मल्टीप्लाई होगा और एस से डिनोट करते हैं कन्फ्यूजन ना होने के लिए, ये इसको हम एस से डिनोट कर रहे हैं, और ये M हो जाएगा SV इज इक्वल टू R। अब मोल को कॉमन निकालो,
कॉमन निकालने के बाद क्या करेंगे, कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकाल लिए तो ये कॉमन आ गया, ये क्या बचा, ये है मेरी मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर नहीं है, मोलर वाली ऊपर है, इज इक्वल टू आर। अब यहाँ से जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है वो क्या आ जाएगी, आर। तो आप ये याद हमेशा के लिए रख लो, आर बाई मोलर मास होगा। अगर ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है तो इसको याद रख लो, अगर ये मोलर हीट कैपेसिटी है तो बस। अब बोल दिया है कि Cp माइनस Cv एक बार ए के बराबर है, एक बार ए के बराबर है हाइड्रोजन के लिए और बी के बराबर है ऑक्सीजन के लिए। तो अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे, ये बराबर है किसके, आर बाई एम बराबर है, दोनों के लिए ये सेम होगा। तो हाइड्रोजन के लिए एक बार रखेंगे इसको, एक बार हाइड्रोजन के लिए रखेंगे, एक बार ऑक्सीजन के लिए रखेंगे। तो हाइड्रोजन के लिए क्या होगा, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू आर बाई हाइड्रोजन का मोलर मास कितना होता है, 2 होता है, और ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, मोलर स्पेसिफिक हीट Cp माइनस Cv को हम S लिख रहे हैं यहाँ पर, R बाई कितना हो जाएगा बताओ, 32 मोलर मास होता है। अब क्वेश्चन ने बोला है कि ये बराबर है A के और ये बराबर है B के, तो सीधा हम क्या कर देंगे, A बराबर B कर देंगे, A बराबर B। तो A कितना है मेरा, A कितना है मेरा, R, ऐसे नहीं यार, इन दोनों को हम लोग इक्वेट करेंगे। ये क्वेश्चन में बोला है कि ये बराबर है B के और ये जो दूसरा वाला कहाँ गया, दूसरा वाला ये बराबर है B के और दूसरा वाला जो बराबर है वो किसके बराबर है, A के। तो ये A के बराबर है और ये B के बराबर है, तो सिंपली हम लोग क्या लिख सकते हैं, A बराबर लिख सकते हैं R/2 और B बराबर क्या लिख सकते हैं, R/32। अब A और B में रिलेशन निकालो, दोनों को डिवाइड कर दो, तो A और B में क्या रिलेशन आएगा, 2 से ये 32 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा A/B इज इक्वल टू R/16 और R से R भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1/16 हो जाएगा, R से R कैंसिल। तो हमारा जो A और B का रिलेशन है वो क्या हो जाएगा, 16A इज इक्वल टू, एक सेकंड, नीचे वाला नीचे है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ऐसे देखो, ऐसे करते हैं, A/B इज इक्वल टू, R से R कैंसिल हुआ तो ऊपर 1 आ गया, 1/1 और नीचे 1/16 आ गया। अब ये वाला 16 ऊपर चला जाएगा, तो A इज इक्वल टू 16B, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू 16B, ये हमारा आंसर है, A इज इक्वल टू 16B। कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन। ये आपको समझ में आया, अगर स्पेसिफिक हीट ये है तो मोलर स्पेसिफिक हीट ये है, क्वेश्चन में बोल दिया ये बराबर है B के और ये बराबर है A के, ठीक। तो सिंपली हम A और B को डिवाइड कर दिए, A और B को डिवाइड करके आंसर आ गया। अब देखो, एक आइडियल गैस है जिसका वॉल्यूम है V0 27 डिग्री पर, 27 डिग्री का मतलब क्या है, 300 केल्विन। उसको हीट किए कांस्टेंट प्रेशर पर, ऐसा हीट किए कि उसकी वॉल्यूम तो डबल हो गई, तो हमको बोल रहा है टेम्परेचर कितना होगा। तो सिंपली V है और T है, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। हमको T2 निकालनी है, V1 कितना है V0, V2 कितना है 2V0, T1 कितना है 300 केल्विन, T2 कितना है निकालना है, V0 से V0 कैंसिल, T2 हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 300 मतलब 600 केल्विन यहाँ से, ठीक। 600 केल्विन में से -273 करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 327 डिग्री सेल्सियस, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हम केल्विन में ही कन्वर्ट करके करते हैं। अब देखो आ गया ना, अब बोल रहा है CpCv स्पेसिफिक हीट है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मतलब छोटा वाला, मतलब S वाला, तो इसको सीधा S बोल दिया है, मतलब उसको S वाले को, स्पेसिफिक हीट वाले को ये क्वेश्चन में ही बोल दिया ये स्पेसिफिक हीट हो, तो इसका R बाई मोलर मास था, पहले ही हमको पता है। देखो अगर स्पेसिफिक हीट बोला तो मोलर मास, और अगर मोलर हीट कैपेसिटी बोला तो सीधा R, ठीक। अब यहाँ से सिर्फ इसमें मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो R/28 हो जाएगा, नाइट्रोजन का मोलर मास मतलब फर्स्ट हो जाएगा आंसर। पर यूनिट मास ही तो इसका डेफिनेशन होता है, ये भी याद रखना, जो स्पेसिफिक हीट का डेफिनेशन होता है अमाउंट क्या होता है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट मास बाय यूनिट डिग्री, यही तो होता है यूनिट मास। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन एक गुड क्वेश्चन टाइप है, गुड क्वेश्चन आप कह सकते हैं इसको। कैसे, मुझे एक रिलेशन दिया गया है, उससे मुझे मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड करनी है, किसकी, 2 मोल डायटोमिक की, डायटोमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, और हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द डिग्री मतलब हीट फाइंड करनी है 20 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। अब ये रिलेशन दिया है, इस रिलेशन से हम लोग सबसे पहले क्या निकालेंगे, इस रिलेशन से हम लोग पहले CM वाला पार्ट निकालेंगे, मतलब पहले हम x कैलकुलेट करेंगे, फिर x का यूज़ करने के बाद हम CM वाला पार्ट निकालेंगे। निकालते हैं, देखो अब जो T स्क्वायर है ये V के बराबर है, तो इसको कन्वर्ट करो किस में,
गामा टाइप में, तो टी वी गामा क्या था, टी वी गामा -1 ये होता है हमारा टी वी का रिलेशन। तो अगर हम इसको इस साइड लेके जाएं, टी को इस साइड लेके जाएं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं इस साइड लेके जाके करता हूँ क्योंकि वो सिंपल लगता है। सर ने यहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे उठा के रख दिया था, वो ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे करने पर क्या होता है पता है, कन्फ्यूजन नहीं होती। तो ये उल्टा हो जाएगा, 1 माइनस गामा हो जाएगा, ठीक। अब अगर ये 1 माइनस गामा हो गया, अगर ये 1 माइनस गामा हो गया, तो क्वेश्चन में v और t मतलब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये इसका रिलेशन है, v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t का -2, ये इसका रिलेशन है, मुझे इसका पता है, तो इसमें उल्टा कर देंगे, इसको इस साइड भेजो, इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गामा -1 इज इक्वल टू क्या, v। यहाँ से देखो अब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, t के पावर गामा -1 के, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, गामा -1 इज इक्वल टू क्या, कितना है, -2 लिख सकते हैं। तो हमारी गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2, इस साइड जाएगा तो ये +2, तो गामा की वैल्यू आ गई मेरी -1, ठीक। अब आगे सॉल्व करते हैं। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन में हमको जो दिया है टी स्क्वायर इंटू वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट दिया है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, और हमको निकालना क्या है, हमको सीएम निकालना है। डायटोमिक के लिए F5 होती है और टेम्परेचर 20 डिग्री बढ़ाने के लिए कितना हीट लगेगी। तो इसको देखो इस तरीके से करेंगे, तरीका बस आप देखिएगा क्या था। इसको हम लोग टीवी का रिलेशन याद है आपको, टीवी इज टू गामा -1, इससे कंपेयर करेंगे। अब अगर ये वाले दो को मैं इस पर शिफ्ट करना चाह रहा हूँ तो ये इधर आ जाएगा कैसे, टी वी, और ये हो जाएगा ऐसे, सर ने क्लास में बताया था, ये वी इधर जाएगा, फिर ये स्क्वायर करेंगे, फिर रूट हो जाएगा, तो ये 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से गामा -1 को कंपेयर करो, क्या हो गया, गामा -1 इज इक्वल टू हाफ। तो यहाँ से जो गामा की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, 1/2 + 1, तो ये हो जाएगा मेरा 3/2। गामा की वैल्यू आ गई मेरी। अब मैं सी एम निकाल सकता हूँ, सी एम क्या होगा, FR/2 + R/1 - x। x की वैल्यू यहाँ पर क्या है, यहाँ पे x की वैल्यू हाफ है। तो डायटोमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 पहले बता दिया, /2 प्लस r की वैल्यू /1 माइनस क्या, गामा की वैल्यू आ गई है। यहाँ पर हम गामा की वैल्यू नहीं रखेंगे, यहाँ पर हम x की वैल्यू रखेंगे। x कितना है हमारा, हाफ है। तो जब हम यहाँ पर हाफ रखेंगे 1/2, तो 1 में से हाफ जाएगा तो हाफ ही बचेगा। तो फिर ये जो 5/2 r है इसको माइनस करेंगे, और ये नीचे जो है एक में से आधा जाएगा तो आधा बचेगा। तो यहाँ पर जो 2 बचता 1/2, क्या हो रहा है यार, मेरा टाइप अपने आप चल रहा है, 1/2, और ये जो 2 यहाँ था वो यहाँ आ जाएगा। तो सिंपली इसको इक्वेट करेंगे, तो 5/2 जो होगा इसका, ये वाली वैल्यू रखेंगे यार 3/2। मैं हाफ क्यों रख रहा हूँ पता नहीं, यहाँ पर ये 3/2 रखेंगे, एक सेकेंड, ये 3/2 रखेंगे। 3/2 रखेंगे तो एक में से 3/2 जाएगा तो माइनस हाफ बचेगा, मतलब एक में से हम 1.5 को घटा रहे हैं तो माइनस हाफ बचेगा। तो 5r/2 माइनस r डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, -1/2, माइनस का यहाँ पर ला दिए, और ये 1/2 ये चला जाएगा ऊपर। जब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5r/2 - 2r। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा जो r है क्रॉस मल्टीप्लाई करके वो कितना आ जाएगा बताओ, वो सिंपली आ जाएगा r/2 के बराबर, एकदम r/2 आ गया। क्या r/2 आ गया, cm आ गया। अब क्या निकालनी है, हीट, कितना हीट दें कि उसका टेम्परेचर जो है वो NCM ΔT ये 20 से बढ़ जाए। तो नंबर ऑफ मोल क्वेश्चन में दिया था, कितना मोल है, 2 मोल है। नंबर ऑफ मोल दिया है 2, ये हम r/2 निकाल लिए, और ये 20 बढ़ना चाहिए, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये मेरा आंसर आ गया क्या, 20r। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब ग्राफ कन्वर्जन, सारे ग्राफ कन्वर्जन जो होते हैं वो होते हैं प्रोसेस के बेस पर, कि कौन सा प्रोसेस है उसके बेस पर हम ग्राफ कन्वर्जन को करते हैं। तो अब हम पीटी ग्राफ को पीवी में कन्वर्ट करेंगे, आपको प्रोसेस सारी याद रहनी चाहिए, चारों प्रोसेस में क्या कॉन्स्टेंट रहता है और क्या चेंज होता है। तो सिंपली देखो, जब हम ए से बी जा रहे हैं तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये किसका ग्राफ है। वैसे तो अगर आप पीटी का ग्राफ पढ़े हैं, पी और टी के ग्राफ में क्या कांस्टेंट होता है ये जानने के लिए आप ये इक्वेशन यूज़ कर सकते हैं, PV = nRT। अब P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। ये आइसोकोरिक का ग्राफ है, मुझे कैसे पता चला, ये आइसोकोरिक का ग्राफ है, क्योंकि देखो मैं इसको कंपेयर किया PV = nRT से, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T था तो बचा क्या कांस्टेंट होने के लिए, वॉल्यूम। तो
तो ये आइसोकोरिक का ग्राफ है, मतलब ए से बी जाने पर वॉल्यूम जो है वो कांस्टेंट रहना चाहिए और टेम्परेचर बढ़ सकता है। वॉल्यूम कांस्टेंट रहना चाहिए, टेम्परेचर बढ़ सकता है और प्रेशर भी बढ़ सकता है। तो ऐसा ग्राफ ढूंढो जिसमें वॉल्यूम, ऐसा ग्राफ बनाओ जिसमें ए से बी जाने पर प्रेशर भी बढ़े और टेम्परेचर भी बढ़े। तो इसको कैसे करेंगे, सिंपली देखो, पीवी का ग्राफ है, अब इसको हम पीवी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो हम ऐसे जाएंगे ए से बी पर, हम ये ए है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो ए से हम बी पर ऐसे गए कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहा और प्रेशर बढ़ा, टी दिया नहीं है। अब देखो बी से सी जाने पर मेरा क्या कांस्टेंट है, मेरा प्रेशर कांस्टेंट है। बी से सी जाने पर प्रेशर कांस्टेंट है, और प्रेशर किस में कांस्टेंट रहता है, आइसोबारिक में। अब आइसोबारिक में जब प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर के। मतलब अब यहाँ से यहाँ जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। इसको आप इससे बहुत अच्छे से रिलेट कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान तो भाई देना पड़ेगा। अब देखो ये आइसोबारिक का ग्राफ है, समझ में आ गया, प्रेशर कांस्टेंट है, तो जब आइसोबारिक का ग्राफ है तो वॉल्यूम कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट है, जब प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अब क्वेश्चन में देखो बी से सी जाने पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो वॉल्यूम भी कम होगा। हमको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम कम हो। सिंपली ये ग्राफ देखो, प्रेशर कांस्टेंट है और वॉल्यूम कम हो रही है, तो ये हो गया बी से सी वाला ग्राफ। अब सी से ए जाने पर क्या हो रहा है, बताओ, टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर किस में कांस्टेंट होती है, आइसोथर्मल में। तो आइसोथर्मल का थोड़ा थोड़ा आपको ग्राफ याद होगा, कुछ पीवी का ग्राफ ऐसे होता है, तो सीधा सीधा आप ऐसे कर देंगे। अब आपको नहीं समझ में आया होगा कि सी से ए जाने पर डायरेक्टली मैंने ऐसा कर दिया, तो देखो अब आप पीवी पे आ जाओ, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। अब मेरा जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पी जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वी के, और ऐसा ग्राफ जिसमें पी घट रहा हो और वी बढ़ रहा हो, इनवर्सली है तो इसका यही मतलब हुआ ना। तो देखो इससे यहाँ पर ऐसे जाने पर पी तो घट रहा है लेकिन वी बढ़ रहा है, ठीक। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमको क्या करना है, इसमें हमको टीटी ग्राफ को कन्वर्ट करना है पीवी ग्राफ में, ठीक। अब ध्यान से देखो प्रोसेस, ए से बी जा रहे हैं, इसको कन्वर्ट किस में करना है, पीवी में। ए से बी जाने पर क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका ये मतलब हो गया कि ए से बी जा रहे हैं तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, मतलब कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल, और प्रेशर कम हो रहा है। आइसोथर्मल प्रोसेस है तो सीधा सीधा पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी हो जाएगा। अब अगर ए से बी जाने पर प्रेशर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम कम हो रही होगी, तो हमको ऐसा ग्राफ बनाना है जिसमें प्रेशर बढ़े, चलो हम प्रेशर बढ़ा रहे हैं, और वॉल्यूम कम हो। देखो इस ग्राफ में प्रेशर बढ़ भी रहा है और वॉल्यूम कम भी हो रहा है, तो ये हो गया मेरा बी पॉइंट। अब हम बी से सी पर जाएंगे, फाइंड करो कौन सी प्रोसेस है। बी से सी जाने पर मेरा प्रेशर तो कांस्टेंट है लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो देखो अब सीधा सीधा पी वी इज इक्वल टू एन आर टी में देखो प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वॉल्यूम और टेम्परेचर बचा, ये कांस्टेंट होता ही है, तो वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी हो गया। अब इसमें देखो टी बढ़ रहा है, यहाँ से जाने पर टी बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, तो मुझे बी से सी ऐसे जाना है कि प्रेशर कांस्टेंट हो और वॉल्यूम बढ़े। तो मैं एकदम सीधा चला जाऊँगा, चला गया सीधा, ये हो गया बी से सी। अब सी से डी जब मैं सी से डी आ रहा हूँ तो मेरा क्या कांस्टेंट है, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आइसोथर्मल है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और यहाँ से यहाँ आने पर मेरा प्रेशर कम हो रहा है, तो मैं ऐसा ग्राफ बनाऊंगा कि वॉल्यूम बढ़े, प्रेशर कम हो और वॉल्यूम बढ़े। देखो मैं नीचे जा रहा हूँ, प्रेशर कम हो रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो बी से सी से जो डी है वहाँ आने पर, इसको हम ऐसे कर लेते हैं, एक सेकेंड, इसको हम यहीं तक रखते हैं, ये हो गया सी से डी पर आने पर ये हमारा क्या हुआ बताओ, वॉल्यूम तो बढ़ा लेकिन प्रेशर कम हुआ। ये ऐसे हम ग्राफ को कन्वर्ट करते हैं, ध्यान देना। चलते हैं अगले ग्राफ पर। ये देखो ये सब अपने मनमर्जी का एक ग्राफ बना दिए थे, अच्छा ग्राफ है, लेकिन देखो ए से बी जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ध्यान दो मेरी बात, मेरी वर्ड्स ध्यान दो, आपको कुछ समझ में आ रहा है। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, और ये ओरिजिन से पास कर रहा है, तो इसका क्या मतलब हो गया भाई, इसका ये मतलब हो गया सिंपली कि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, और जब v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा t के तो क्या करेंगे, कौन से प्रोसेस में v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है t के, बताओ। वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो इससे हम ये गेस करेंगे पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो कांस्टेंट मेरा p होगा, क्योंकि देखो पी वी टी तीन ही वेरिएबल है, तीन से ही खेलना है, तो जब मैं ये v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के, तो कुछ तो कांस्टेंट रहा होगा, तो मेरा p कांस्टेंट रहा होगा, तो मुझे a से b पर ऐसा ग्राफ बनाना है जहां पर p कांस्टेंट हो और वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहे हों। तो यहाँ पर इस ग्राफ में वॉल्यूम तो है नहीं लेकिन टेम्परेचर है, तो a से b जाने पर मेरा प्रेशर कांस्टेंट हो लेकिन टेम्परेचर बढ़ सकता है,
तो ये मैंने पॉइंट ए मान लिया। यहाँ से मैं यहाँ जा रहा हूँ, प्रेशर कांस्टेंट है, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है ना भाई, तो ये हो गया मेरा बी। अब बी से सी जा रहे हैं तो क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। वॉल्यूम कांस्टेंट है और टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम लोग कह सकते हैं पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, और टेम्परेचर बढ़ रहा है तो प्रेशर भी बढ़ेगा भाई, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसे जाएंगे बी से सी पर कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, पहली चीज। एक सेकंड, वॉल्यूम नहीं कांस्टेंट है, हाँ वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो। पी से वी ऐसे जाएंगे कि वॉल्यूम कांस्टेंट हो, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो पी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी होगा, मतलब प्रेशर भी बढ़े और टेम्परेचर भी बढ़े। यहाँ से यहाँ ऐसे जाओ कि टेम्परेचर भी बढ़े और प्रेशर भी बढ़े। ऐसा ग्राफ कैसे बनाओगे भाई बताओ? ये हम ऐसे बनाएंगे, देखो टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, प्रेशर भी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर बी, सी पार्ट। बी से सी जाने पर प्रेशर भी बढ़ रहा है और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, तो ये ओरिजिन से पास करेगा, याद रखना। उसके बाद अब सी से डी पे जाएंगे। जब हम सी से डी पर जाएंगे तो सी से डी पर जाने पर हो क्या रहा है, देखो जब हम सी से डी पर जा रहे हैं तो देखो हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम कम हो रही है। अब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या होता है, पी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी वी की, और वॉल्यूम मेरी ग्राफ में कम हो रही है, तो प्रेशर जो है वो यहाँ से यहाँ जाने पर वॉल्यूम घट रही है, वॉल्यूम घट रही है तो प्रेशर बढ़ रहा होगा। तो हमको सी से डी ऐसे जाना है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और प्रेशर, वॉल्यूम कम है तो प्रेशर बढ़ेगा, तो प्रेशर मेरा बढ़े, मतलब यहाँ से यहाँ देखो प्रेशर बढ़ रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक। अब ये सी से डी पर गए हम, अब डी से ए पर आने पर क्या होगा, सेम टू सेम वैसा बिहेवियर होगा जैसा मेरा बी से सी पे हुआ था। बी से सी पर क्या हुआ था, सीधा वही चीज़ होगा, ऐसे ये ऐसे हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। मतलब ये कि हम जब डी से ए पे आ रहे हैं, डी से ए पे आ रहे हैं तो कांस्टेंट क्या है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, प्रेशर के। तो टेम्परेचर डी से ए आने पर टेम्परेचर कम हो रहा है तो प्रेशर भी कम होगा, टेम्परेचर भी कम हो रहा है, प्रेशर देखो दोनों कम हो रहे हैं, ठीक। ये अच्छा क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, आगे हम विच इन द फॉलोइंग प्रोसेस हीट नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज, डेल्टा क्यू जीरो कौन सी प्रोसेस में होता है? अंधे को भी याद होगा अगर उसने एक बार भी चैप्टर पढ़ा होगा तो, एडियाबैटिक। अब पहले ये वाला क्वेश्चन करते हैं तब उस पर चलेंगे, नहीं कर लेते हैं यार। अब देखो एक वॉल्यूम का ग्राफ दिया है टाइम के साथ, मतलब ये इसमें ये देख के आपको क्या पता चल रहा है, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के। अगर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के तो कांस्टेंट क्या है भाई, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर के तो प्रेशर कांस्टेंट है, और अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो प्रोसेस क्या हो गई, आइसोबारिक। आइसोबारिक प्रोसेस कैसी प्रोसेस होती है, जितना हीट उसको देते हैं वो कुछ इंटरनल एनर्जी में यूज करती है और कुछ वर्क करती है, दोनों काम करती है आइसोबारिक। और सर ने इसका क्या रिलेशन बताया था, याद करो, कितना फ्रैक्शन, जैसे क्यू दिए, कितना फ्रैक्शन वो इंटरनल एनर्जी में यूज करेगा और उसका कितना फ्रैक्शन वर्क करने में यूज करेगा। तो मैंने बताया था, ये देखो कितना सीधा साधा दिख रहा है, तो सिंपली 1 अपॉन गामा हो जाएगा, देखो डब्ल्यू टेढ़ा है साला, तो ये 1 माइनस 1 अपॉन गामा हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या है, क्वेश्चन में पूछा है रेशियो ऑफ वर्क बाई टू हीट एब्जॉर्ब, मतलब हमको ये वाला पार्ट पूछा है, ठीक। अब मोनोटॉमिक गैस है, मोनोटॉमिक गैस का डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 3, तो जब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है तो इसका गामा कितना होगा, इसका गामा हो जाएगा 1 प्लस एफ 2/f, तो 3 3 3 3 3 5 7/5 आ जाएगा इसका आंसर, 7/5 इसका गामा हो जाएगा। गामा इसका जो गामा है वो 7/5 होगा। एक सेकेंड नहीं, देखो इसको फिर से करो, डिग्री ऑफ फ्रीडम मोनोटॉमिक गैस है तो 3 होगा, क्लियर है, तो ये 2/3 हो जाएगा। तो ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 3 एकम 3 2 5 5/3, तो इसका गामा 5/3 होगा। अब इसमें इसको पुट कर दो, आंसर आ जाएगा हमको कितना वर्क का फ्रैक्शन होगा, -1 अपॉन 5/3, तो ये 5 आ गया, जो नीचे था वो ऊपर चला गया, यहाँ पर 3 आ गया। अब बस इसको सॉल्व कर लो, 5 - 3 डिवाइडेड बाई 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2/5 मेरा आंसर हो जाएगा। ये PYQ है, देख रहे हो, 2/5 मतलब थर्ड वाला। आगे चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो सिंपल ही यार, मैंने इसमें आपको ट्रिक बताया था। अगर ये एक्सपांड हो रहा है, कौन सी प्रोसेस है, इंडिकेटेड फॉलोइंग प्रोसेस। ऐसा वाला ग्राफ, नॉर्मली जो ऐसे ग्राफ होता है वो एक्सपांसन का ही होता है। तो मैंने याद कराया था, ये कैट को हिंदी में क्या कहते हैं, बिल्ली। तो जो ये वाला ग्राफ है पहला वाला, तो जो ये वाला ग्राफ है, ये वाला, ये कैट है, ये ए है, ये बी है, ये टी है। तो ये सी का क्या मतलब होता है, आइसोकोरिक, सी से कोरिक आता है, तो ये हो गया आइसोकोरिक। तो मतलब पहला वाला ग्राफ आइसोकोरिक का है, पहले का सी, मतलब ये वाला ऑप्शन कट, ये वाला ऑप्शन कट।
अब लास्ट वाला देखते हैं, प्रोसेस 4। प्रोसेस 4 कौन सी है? ये वाली। ये इसमें देखो टी कट कैट को, एक सेकंड देखो मैंने उल्टा कर दिया ना, मैंने खुद का ट्रिक खुद उल्टा कर दिया। कैट को इंग्लिश में, हिंदी में बिल्ली कहते हैं, बिल्ली। तो ये जो चौथी प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी? आइसोबेरिक। तो चौथी प्रोसेस आइसोबेरिक, पहला आंसर। आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखो आ गया। एक मोल आइडियल गैस है जो मोनोटॉमिक है। मोनोटॉमिक मतलब गामा उसका, सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 3। अंडर को प्रोसेस डिस्क्राइब बाय इस इक्वेशन के, तो हमको हीट कैपेसिटी बतानी है ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो हीट कैपेसिटी मतलब सीएम बतानी है, और सीएम क्या होती है? एफ सी वी, ये होगी सी वी प्लस क्या? पॉलीटॉमिक प्रोसेस जैसा है ये, आर बाई 1 माइनस एक्स। अब यहाँ पर एक्स की वैल्यू सीधा सीधा एकदम सिंपल है, पी वी इज टू गामा होती है, तो हम लोग यहाँ पर सीधा सीधा जो इसको कंपेयर करेंगे पी वी इज टू एक्स से, तो एक्स की वैल्यू मेरी 3 आ गई। अब हम इसमें उसको पुट कर देंगे, तो कैसे पुट करेंगे? सी एम इज इक्वल टू मोनोटॉमिक का गामा कितना होता है, सॉरी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 होता है, ये हो गया आर, ये हो गया 2, प्लस आर बाई 1 माइनस 3, 3 था ना, तो 3/2 इसमें जाएगा तो कितना बचेगा? r/2 हो जाएगा माइनस में। अब देखो 1.5 में से, ये 1.5 है, 1.5 में से 1 घटा रहे हैं तो 1 बचेगा, मतलब सीधा सीधा r आ जाएगा आंसर। तो इसका आंसर r आ जाएगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? ये देखो, ये आ गया ना भाई। क्वेश्चन नंबर देख के कितना अच्छा लगता है, पता है क्यों? क्योंकि मैंने ग्राफ से इसका ट्रिक बता दिया था। एक ग्राफ है, देखो कंप्रेस हो रहा है। अब कंप्रेशन के केस में मैंने आपको क्या कराया था, याद करो। ये ऐसे था, कंप्रेशन के केस में यहाँ से स्टार्ट होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा। ये P है, ये V है। तो जब ये V कांस्टेंट है, तो आइसोकोरिक प्रोसेस, और सीधा CATB, कैट को हिंदी में बिल्ली कहते हैं। अब ये बोल रहा है कि एक गैस को आइसोथर्मली कंप्रेस किए, तो V0 मान लो, V मान लेता हूँ, आइसोथर्मली कंप्रेस किए, V/2 कर दिया, हाफ कर दिया वॉल्यूम का। सेम गैस को कंप्रेस किए, इसको आइसोथर्मल, सेम गैस को एडियाबैटिकली कंप्रेस किए, V से V/2 अंटिल इट्स वॉल्यूम अगेन रिड्यूस टू हाफ। तो बोल रहे हैं किसमें मुझे वर्क ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा या दोनों में सेम लगेगा, ये सारे ऑप्शन हैं। तो कंप्रेशन का ये केस होता है। तो ध्यान से मेरी बात ध्यान से देखना, ये मेरा इसका एरिया है एडियाबैटिक का, और ये वाला जो एरिया है मेरा, ये किसका है? ये आइसोथर्मल का है। अब बताओ किसका एरिया ज़्यादा है, बताओ। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसको यहीं तक बनाना था, मतलब आप यहीं तक कंसीडर करो। तो ये वाला एरिया ज़्यादा है या ये वाला एरिया ज़्यादा है, ये टोटल वाला? तो सिंपली यहाँ पर एडियाबैटिक का एरिया ज़्यादा है आइसोथर्मल से, तो एडियाबैटिक को ज़्यादा मतलब हीट लगेगी, मतलब ज़्यादा वर्क लगेगा। कंप्रेसिंग आइसोथर्मल रिक्वायर मोर हीट, कंप्रेसिंग एडियाबैटिक प्रोसेस रिक्वायर मोर हीट, मोर वर्क। तो ये हमारा आंसर 4 आ जाएगा। मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय।